नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम 95 में। साथियों, आपको पता है यूपी टेट और सी टेट की डेट जो है एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। तो अगर आप यूपी टेट या सी टेट दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसे महत्वपूर्ण होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, बाल विकास जो है यानी कि सीडीपी को हम लोग पूरा कवर करेंगे शुरू से लेके अंत तक। आप चाहे पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अपर प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों, जो ये क्वेश्चन हैं अभी तक जितने भी सी टेट और यूपी टेट या इसके अलावा टेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, सी टेट के जो भी फर्स्ट यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सारे क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बिहार टेट 2013 में पूछा गया है और ये DSSB PRT का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये MP टेट में पूछा गया है, DSSB PRT में पूछा गया है, हरियाणा टेट का क्वेश्चन है। तो इसके अलावा सी टेट के भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना और आपकी तैयारी जो है अच्छे से कराना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं साथियों, करीब जो क्वेश्चन की संख्या है 3200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। 3200 प्लस यानी कि 3200 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे। और साथियों, डेली वीडियो आती रहेगी और कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर जो है कराया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है वुंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं साथियों। और ये जो क्वेश्चन है बिहार टेट 2013 में पूछा गया है 6 to 8 में। ठीक है, यानी कि जूनियर लेवल का जो ये क्वेश्चन है, इसका पूरा डिटेल देखते हैं। जर्मनी के चिकित्सक थे, दार्शनिक और प्राध्यापक विल्हेम मैक्समिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? इनका पूरा नाम क्या है? मैक्समिलियन वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कब? 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी। तो प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? वुंट ने की। कब की? 1879 में की। कहाँ पे की थी? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधि माना जाने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल यानी कि वी आर्क जो मॉडल है इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग के द्वारा, पियाजे या फिर इरेक्शन के द्वारा। तो अधिगम का वर्क जो है किसके द्वारा किया गया था स्थापित? नील फ्लेमिंग के द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, MP टेट का क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 24 फरवरी 2019 का। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल जो है 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 1987 में, 1987 में। कौन से विश्वविद्यालय में? लिंकन विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ये भी क्वेश्चन DSSB का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार टेट 2013 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं 6 से 8 यानी कि जूनियर लेवल का ये प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920 या 1940 या फिर 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है साथियों 1900 माना जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं
अच्छा क्वेश्चन है ये, DSSBPRT में भी पूछा गया और बिहार टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयास से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थार्नाइक द्वारा प्रस्तावित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ। तो 1900 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, इस वजह से मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, नहीं पूछा गया है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है किससे नहीं है। देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, ये शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इससे है, मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, ये भी मनोविज्ञान में आएगा। सीखने के तरीकों का अध्ययन, मतलब ये भी लर्निंग का प्रोसेस है, तो मनोविज्ञान में आएगा। संचार माध्यम का अध्ययन, संचार का माध्यम जो है ये नहीं आएगा, तो नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, तो कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी विद्यात्मक विज्ञान। डिटेल देखते हैं। ये भी देखो हरियाणा टेट का क्वेश्चन पूछा गया है 2011 का। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान, या बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, ना कि पूर्ण रूप से विज्ञान कह सकते हैं और ना ही कला, ठीक है। इस वजह से कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। कैसे? अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति जो है रुचि, इंटरेस्ट को पैदा करता है, तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा और आवश्यकता अनुसार जो अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन देखते हैं कौन सा है। अगला है ऑप्शन ए है हमारा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। जो बच्चे हैं अपने ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं, यानी कि खुद से करते हैं। अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके
अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास भी करता है। ठीक है साथियों, ये जो क्लास है हमारी टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, टॉपिक वाइज। अभी ये मिक्स क्वेश्चन नहीं है, हमारी जो क्लास है टॉपिक वाइज है। तो अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए जो चैप्टर है हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, शांति से वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान। डिटेल देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। दोबारा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। कैसी? लक्ष्य केंद्रित। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है, यानी कि मानव का जो व्यवहार है उसको परिवर्तित यानी कि मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में या फिर शिक्षा शास्त्र में? तो आत्मा का प्रयोग जो है सबसे पहले दर्शन शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, बिहार टेट का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, और ये जूनियर लेवल का प्रश्न है, सेकंड पेपर का। डिटेल देखते हैं साथियों। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य है और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। कौन सा भी? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। कैसे? सामाजिक चेतना के रूपों में से एक माना जाता है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध जो है आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा यानी कि अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आत्मा किसे कहेंगे? अंतर्निहित ज्ञान जो होगा हमारा, उसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वैज्ञानिक था वो। ऑप्शन है हमारा कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, वुडवर्थ। तो ये अल्फ्रेड बिने इसका राइट आंसर है। अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कहाँ पे किया था? लंदन में। कब किया था? 1882 में। 1882 में। इसका राइट आंसर हमारा अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। सेकेंड पॉइंट है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अगला है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह अपने शिक्षण को यानी कि शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। इस वजह से उसको अध्ययन करना चाहिए शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, कैसा? सर्वांगीण। तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कार्य तभी हो सकता है जब विद्यार्थियों के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके, यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछी गई है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रयोगीकरण? तो
व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करें तो इसका राइट आंसर अंतर्दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये जो है यूपी टेट सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का, और जूनियर लेवल का प्रश्न है। 15 अक्टूबर जो 2017 को एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। डिटेल देखते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया था। किसने किया था? विलियम वुंट। उनके शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर दोनों ने किया था, ठीक है। तो अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करता है और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये देखो हरियाणा टेट का पेपर है जो हुआ था 2015 में, उसका प्रश्न है प्राइमरी लेवल का, ठीक है, पीआरटी का है ये। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो इसका राइट आंसर वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या जो है ये सीमा है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है हमारा, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। किसने किया था? कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विल्हेम वुंट ने, या फिर कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो ये प्रश्न जो है साथियों हरियाणा टेट का है, 2014 में प्रश्न ये पूछा गया था पीआर में, प्राइमरी में। तो इसका राइट आंसर प्रयोगात्मक विधि किसने प्रस्तावित की? विलियम वुंट ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं साथियों। विलियम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया था। कौन सी विधि का? प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान पूछा गया है। तो विषय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। साथियों अगर आपने डीएलएड में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको ये प्रश्न सुनते ही आपको पता चल गया इसका राइट आंसर क्या हो गया। तो सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, ठीक है। ये देखिए प्रश्न जो है यूपी टेट का है, पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5, 2 फरवरी 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। डिटेल देखते हैं इसका। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। कैसी शिक्षा में? बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजता पूर्व अधिगम कर सकें, ठीक है। साथियों एक्सप्लेनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको इसकी पीडीएफ जो है कैसे प्राप्त करनी है वो आपको बता दिया जाएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए कमेंट जरूर करें साथियों, ठीक है। और पीडीएफ इस वजह से मैं कह रहा हूँ, एक बार आप अगर इसको बाद में देख लेंगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा और प्रश्न जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2015 में ये पूछा गया है हरियाणा टेट का। तो मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का अंग था, नीति शास्त्र का, या फिर तर्क शास्त्र, या फिर भौतिकी का। तो प्रारंभ में जो मनोविज्ञान है किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था
मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। ठीक है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, यानी कि आत्मा का अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं साथियों। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया तथा 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट जो है करता है, जिन्हें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है देखते हैं। प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी, बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव पारिस्थितिकी। ये एमपीटेट का प्रश्न है। डिटेल देखते हैं साथियों। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। कितने? 4 प्रकार के, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रोफन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कैसे? विकासात्मक। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर जो है बताए। कितने? 4 प्रकार के, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। माइक्रो सिस्टम, मोसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम। ये 4 प्रकार के बताए इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं साथियों। देखिए ये मानव हो गया। माइक्रो सिस्टम में द फैमिली यानी कि फैमिली के बारे में, मेसो सिस्टम में पेरेंट टीचर के बारे में, और एक्सो सिस्टम में एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में, और माइक्रो सिस्टम में सोशल व्यूज ऑन एजुकेशन यानी कि सोशल व्यूज और एजुकेशन के बारे में बात की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी, सामाजिक मनोविज्ञानी। तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञानिक के द्वारा। डिटेल देखते हैं। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व का अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? मासूम नोटा यानी कि तबला नोटा, मासूम मनाह स्थिति यानी कि तबला रास, मासूम पहला यानी कि तबला प्राइमस, मासूम नोवस यानी कि तबला नोवस। तो व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक अवधारणा के पैदा होता है। कैसी? बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। तो इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मासूम मनाह स्थिति यानी कि तबला रास के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मासूम मनाह हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न भी साथियों, ये देखिए एमपीटेट में प्रश्न पूछा गया है। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। कैसे आते हैं? ज्ञान और या फिर अनुभव हो या फिर ज्ञान अनुभव धारणा से आते हैं। इसलिए इस धारणा को मासूम मनाह यानी कि तबला रासा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। किसने? जॉन लॉक ने, जिन्होंने मानव की यांत्रिकी अवधारणा की नींव रखी। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं।
जो अवधारणाओं को प्रकट करते हैं, बदले में इन अवधारणाओं को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया से हम पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मना स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये साथियों ये सारे प्रश्न हो गए। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो। ठीक है, शिक्षा है कैसे, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाले अनुभव एवं ज्ञान है। क्या है शिक्षा? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सह विद्या या विमुक्तये, एक कथन किसका है? शंकराचार्य का है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। ये वन लाइनर है साथियों। ठीक है, अगला देखिए। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। किसने कहा? सुकरात का कथन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है साथियों। सुकरात जो है इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसका है ये कथन? ये अरस्तु का है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी ध्यान रखना है। क्या कहा इन्होंने? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन अरस्तु का है। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा गया। ई का अर्थ है भीतर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर से निकालना। ठीक है, ई का अर्थ क्या है? भीतर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकाला, यानी कि भीतर से बाहर निकाला। चलिए अगला प्रश्न। साइकी का अर्थ है आत्मा। ठीक है, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। अगला, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया? ये यजुर्वेद में। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, किसमें लिखा है? ये यजुर्वेद में। अगला देखिए। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसके अनुसार? जेम्स के अनुसार। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण और प्रक्रिया, शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। ठीक है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां और विवरणात्मक विधियां। निरीक्षण विधियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि। वहीं विवरणात्मक विधि ये कितने प्रकार की है? जीवन इतिहास की विधि है, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये कितने टाइप की है? 5 टाइप। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ज्ञानार्जन विधि है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अगला है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है ये? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन ने कहा था। किसका कथन है? मॉर्गन का। अगला देखिए साथियों, ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और आपको याद हो जाएंगे ये। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? मानव व्यवहार के शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। अगला है मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? ये मैकडूगल का है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा देखिए। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है,
ये मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 यानी कि 14 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? 14 हैं। अगला देखिए, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए। अगला देखिए, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्यों है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है, इस वजह से। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। स्किनर का कथन है दो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। स्किनर का कथन है ये। अगला देखिए, मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है किसका है? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। क्या केंद्र होता है? बालक। ठीक है, बालक केंद्र होता है। इसी वजह से बाल केंद्रित शिक्षा बोला जाता है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? ये एडम्स ने कहा था। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। और शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? ये अमेरिका के थे, यूएस के। शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम ने कहा था। और त्रिध्रुवी जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी ने। अगला देखिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार में होता था? तो ये उपनयन संस्कार में होता था। अगला देखिए, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा संस्कार। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मकदम में दी जाती थी। कहाँ पे दी जाती थी? मकदम में। तो साथियों, ये आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारा पढ़ने के लिए। अगला जो हमारा कल का चैप्टर होगा, वो चैप्टर जो है हमारा होने वाला है कौन सा? विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। साथियों, अभी ये टेट के प्रश्न चल रहे हैं, टेट के। ठीक है, टेट और सी टेट के ये मिक्स हैं अभी। हालांकि अभी सी टेट का जो प्रश्न है वो सारे पेपर नीचे सेट हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। हालांकि ये भी प्रश्न जो हैं दोनों टाइप के प्रश्न हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं, ठीक है, और पेडागोजिकल भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए चैप्टर के साथ, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। चैप्टर नंबर 2 कल की वीडियो में आएगा, तो वेट कीजिए और वीडियो को पूरा देखा हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी कोई शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।